Hello friends, how are you? Welcome to Sai Academy class 11th and 12th biology YouTube चैनल। फ्रेंड्स, ये YouTube चैनल जो है आप लोगों के लिए स्पेशली बायोलॉजी क्लास के लिए बनाया गया है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। और इस वीडियो में जो है आप लोगों को मैं बायोलॉजी चैप्टर 16 के बारे में बात करेंगे, जो कि क्लास 11th का है। ठीक है, चलिए। तो ये क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 16 एनसीईआरटी बुक, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सो फ्रेंड्स, आपको सबको पता है कि जो है हमें जो है जीने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है। बिना फूड के कोई भी लिविंग बीइंग्स, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, जिंदा नहीं रह सकता है। तो आपका ये जो भी हमने टेक्स्ट लिया है एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, ताकि हम एनसीईआरटी बुक को अच्छे से समझ सकें और आप जो है अच्छा परफॉर्म कर सकें अपने एकेडमिक लेवल में, अपने करियर में। ठीक है फ्रेंड्स। सो फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमें डेली खाते हैं फूड। फूड हेल्थ के लिए ज़रूरी है। अच्छे हेल्थ के लिए अच्छा फूड चाहिए। ठीक है, और अच्छा फूड के चक्कर में ज़्यादा फूड नहीं लेना चाहिए, जितनी आपको ज़रूरत हो उतना ही लेना चाहिए। ठीक है। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ और फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। So here carbohydrates, proteins and fats are the major components of the foods. So आपके यदि एग्जाम में आता है, पूछता है कि व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो आप क्या बताएंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। नेक्स्ट, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर also required in small quantities. That means these are essential only in the small amount. That's why they are also called macronutrients. So अभी क्वेश्चन बनता है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। ठीक है। नाउ फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। तो हमें फूड की ज़रूरत क्या है? हमें बॉडी में फूड इंटेक करते हैं, खाते पीते हैं, तो हमें उससे क्या फ़ायदा है? तो फूड क्या करता है? फूड प्रोवाइड्स एनर्जी। फूड से ही हमें एनर्जी मिलता है। ये ईंधन की तरह काम करता है, फ्यूल की तरह काम करता है। और ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करता है फॉर व्हाट? किसके लिए? ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू। टिश्यू से ऑर्गन बनता है, और हमें हेल्दी ऑर्गन चाहिए तो हमें हेल्दी फूड लेना ही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। और फूड जो है दो तरह का है यहाँ पर। ठीक है, मेजर कंपोनेंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स क्या है? मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द फूड हैं। और विटामिन्स एंड मिनरल्स क्या हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से कम मात्रा में चाहिए, इसलिए स्मॉल। जैसे मेजर कंपोनेंट को माइक्रो बोल सकते हैं, माइक्रो फूड कंपोनेंट। तो हमें जो है ज़्यादा मात्रा में थोड़ा चाहिए, और विटामिन्स एंड मिनरल्स स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है। बायो The water we take in plays an important role in metabolic processes and also prevents dehydration of the body. तो आप ही बताइए, कहते हैं कि जीवन, जल ही जीवन है। सो वाटर इज हाईली एसेंशियल फॉर लिविंग। यदि जिंदगी है तो पानी पीना है, और पानी के बगैर जिंदगी नहीं है। पता है ना? तो पानी का कितना इम्पोर्टेंस है हमारा पूरा एवरेज बॉडी का देखा जाए तो 60% जो है वाटर ही है। ठीक है, 60% पूरे बॉडी का। यदि अलग अलग हमारे ऑर्गन वाइज देखा जाए तो आप यहाँ देखिए अलग अलग। तो ब्रेन में हमारा जो है 75% वाटर है, ब्लड में है 83% वाटर। तो ब्लड जो है कितना हमारे शरीर के लिए ज़रूरतमंद है, ज़रूरत है, अच्छा चीज़ है, उसमें भी 83% वाटर है। ठीक है। अभी देखिए हार्ट में 79% वाटर है। बोन्स कहते हैं सॉलिड होता है, स्ट्रांग होता है, ये तो एकदम ड्राई होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। उसमें भी 22% वाटर होता है। मसल्स, भाई सारा जो पावर जो है मसल से लगता है, और मसल्स जो है प्रोटीन से बनता है। तो
इस मसल्स में भी 75% वाटर है। और लीवर एंड किडनी का तो कहिए ही नहीं, 85% लीवर जो है वाटर ही है, और किडनी जो है 83%। ठीक है, तो आप बताइए, बिना पानी के, वो भी पानी जो है शुद्ध होना चाहिए, वाटर जो है नॉन कंटिमिनेटेड होना चाहिए, जो है किसी प्रकार का वो उसमें प्रदूषण नहीं होना चाहिए वाटर में, ड्रिंकिंग वाटर की बात कर रहे हैं जब। तो यदि हम अच्छा पानी नहीं पीते हैं और प्रचुर मात्रा में पानी नहीं पीते हैं, सफिशिएंट क्वांटिटी में, सफिशिएंट अमाउंट में पानी नहीं पीते हैं, तो हमारे शरीर को कितना नुकसान हो सकता है। क्योंकि हमारा जो वाइटल ऑर्गन्स है, महत्वपूर्ण जो ऑर्गन है हमारे शरीर का, उसमें मेजर पार्ट जो है वाटर ही है। देखिए, लीवर हुआ जो हमारे डिटॉक्सिफिकेशन के काम आता है, हमारे जो शरीर में जो हम फूड इंटेक करते हैं उसको, उसमें जो कुछ भी टॉक्सिक होता है उसको एलिमिनेट करता है, हटाता है। उसमें भी 85% जो है लीवर में वाटर ही है। तो यदि मान लीजिए किसी का लीवर कहते हैं कि जो है जॉन्डिस हो गया, ठीक है, तो उसमें जो है पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। आप रेगुलर जो है अबाउट जो है 3-4 लीटर पानी पीते हैं एवरेज, तो आप हेल्दी हैं। और देखिए, दूसरी बात है कि ज़्यादा पानी पीना भी सही नहीं है, इससे आपको किडनी के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ सकता है। देखिए, किडनी भी जो है 83% क्या है, वाटर से ही बनी है। सो वाटर जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, हेल्दी होने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी। यदि हम खाना खाए जा रहे हैं उसमें पानी नहीं है तो हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। बिकॉज हियर वी आर स्टडिंग अबाउट द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। फूड का डाइजेशन कैसे होता है, उसका एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, इस चैप्टर में हम वही पढ़ रहे हैं। तो हम खाना खा लिए, अच्छा से खाना खा लिए, हाईली न्यूट्रिएंट्स खाना खा लिया और पानी नहीं पी रहे हैं, तो खाना डाइजेस्ट होगा? नहीं होगा। इसीलिए प्रॉपर हमें वाटर इनटेक करना भी बहुत ज़रूरी है। समझ गए? तो ये मेटाबॉलिक प्रोसेस में क्या करता है, हेल्प करता है, और कई तरीके से हेल्प करता है। ये फूड को तोड़ता है, फूड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी, ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है, और हमारे शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाता है। मान लीजिए आप जो है पानी कम पी रहे हैं और बाहर निकले हुए हैं, धूप लग रही है, आपका जो स्वेटिंग के थ्रू जो है वाटर जो है इवेपोरेट हो रहा है बॉडी से, तो आपकी बॉडी जो है पानी की कमी हो सकती है। तो इससे पानी की कमी होगा। आप देख रहे हैं कि सारे वेटल्स ऑर्गन जो है क्या है, वाटर, मोर देन जो है 75% जो है वाटर ही है, बोन के अलावा। ठीक है, तो वाटर ज़रूरी है। यदि वाटर ही कम हो जाए तो वाइटल ऑर्गन्स और हमारा बॉडी का फंक्शन जो है कंप्रोमाइज हो सकता है। इसलिए सफिशिएंट मात्रा में पानी पीना ज़रूरी है। ठीक है, सो हम जो फूड खाते हैं क्या वो पूरा का पूरा एज इट इज़ हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है? नहीं। तो फूड जो हम लेते हैं वो तो जो है डिफरेंट फॉर्म में होता है, लेकिन शरीर को हमें जो है माइक्रो मॉलिक्यूल्स फॉर्म में फूड चाहिए। तो क्या होता है, कैसे माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मिलते हैं शरीर को? सो माइक्रो मॉलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय योर बॉडी इन द ओरिजिनल फॉर्म। They have to be broken down and converted into simple substances in the digestive system. तो उनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना पड़ता है। किसके थ्रू टूटता है वो? डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू टूटता है। हमारे शरीर में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसके बारे में हम लोग पढ़ना जा रहे हैं, उसके हेल्प से ही ये जो है फूड जो है छोटे छोटे कंपोनेंट में टूटता है, और टूटने के बाद जो है एसेंशियल जो है हमें ज़रूरत वाली चीज़ें जो है, न्यूट्रिएंट्स जो है फूड से निकल जाता है, मिल जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ कम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेज टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स इज कॉल्ड द डाइजेशन। इस कम्प्लेक्स फूड को छोटे छोटे मेन कंपोनेंट में क्या कहते हैं, ब्रोकन डाउन को ही क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। एंड इट इज कैरिड आउट बाई आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाई व्हाट? मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स। तो मैकेनिकल क्या है, बायोकेमिकल मेथड्स क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं। सो मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स। मैकेनिकल मेथड्स भाई, जैसे हमने फूड को इंटेक किया, जो है माउथ में लिया, ओरल कैविटी में गया, तो हमने पहले तो अपने हाथ से उठाया, तो यहाँ जब मुंह में डाला तो उसके बाद जो है हमने अपने दांतों से उसको क्या किया, क्रश किया, च्यूड किया,
है ना, उसमें सलाइवा मिक्स किया, तो सलाइवा मिक्स करने के पहले जो हमने च्यू कर रहे हैं, क्रश कर रहे हैं, वो क्या मैकेनिकल प्रोसेस है, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद जो है हम उसको स्वैलो कर रहे हैं, उसके बाद वो मूवमेंट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो ये मैकेनिकल प्रोसेस है। जब उसमें सलाइवा मिल रहा है फूड के अंदर तो ये बायोकेमिकल प्रोसेस हो गया, बायोकेमिकल मेथड हो गया, क्योंकि उसमें सलाइवा एंजाइम मिक्स हो रहा है और वो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो दो तरह का हमारा मेथड होता है, मैकेनिकल मेथड एंड बायोकेमिकल मेथड। ठीक है, सो बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स in food cannot be utilized by your body in their original form. They have to be broken down into the small components like glucose, amino acids. During the digestion process, biomicromolecules like carbohydrates get broken into the simple sugar such as glucose. तो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हम लिया, हम जो है क्या क्या चपाती खा रहे हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को एज इट इज नहीं चाहिए। वो क्या होता है, जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है तो वो स्मॉलर कंपोनेंट में टूटता है। जिस कार्बोहाइड्रेट का स्मॉलर कंपोनेंट क्या है, एग्जाम में आएगा, पूछता है, तो कार्बोहाइड्रेट का स्मॉलर कंपोनेंट क्या है, ग्लूकोज है, शुगर्स है। ठीक है, वैसे ही हमारा फैट जो ले रहे हैं, ऑयली चीज़ खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, ठीक है, और भी फूड है जिसमें हमें फैट्स मिल रहा है, तो वो फैट्स एज इट इज तो नहीं मिले, शरीर को चाहिए, तो वो क्या होता है, फैट जो है फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो फैट कन्वर्ट्स इनटू द फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एंड फाइनली प्रोटीन्स इनटू द अमीनो एसिड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो होप आप लोग की ये बातें समझ में आ रही होंगी, और आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग को ये वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो भी बताइए, और वीडियो को समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो डिसलाइक कीजिए। ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से जो है हम लोग उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे या उसको इन्हांस करेंगे आप लोगों के लिए। ये सब कुछ जो हो रहा है वो आप लोगों के लिए ही हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, हमसे इंटरेक्ट कीजिए और हमें बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, और आप लोग को एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी बताइए, हम आपको उस पर आंसर देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, हम लोग जो है अब आफ्टर बर्थ जो है हम खाना पीना जो है शुरू कर देते हैं। मतलब खाने में जो है पहले तो हम मिल्क लेते हैं, मदर फीडिंग के थ्रू लेते हैं, उसके बाद आजकल तो कहिए मत, मतलब बहुत कम ही लोग हैं जो कि बेबी को मदर फीडिंग करा रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग एक्सटर्नल मिल्क जो है आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, काउज का, बफेलोज का, गोट्स का, है ना, लेकिन मदर मिल्क का जो कोई तुलना नहीं है। ठीक है, तो जैसे जैसे बेबी ग्रो होता है उसके बाद जो है फिर उसको सॉलिड फूड आइटम देने शुरू कर देते हैं। तो हमारा जो है इनफैक्ट जो है बिफोर बर्थ ही जो है हमारा जो है हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है, लेकिन आफ्टर बर्थ जो है प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम काम करने लगता है। ठीक है, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ह्यूमन के अंदर कैसा होता है उसके बारे में सो आप ये पिक्चर जो है फिगर नंबर 16 में .1 में देख रहे हैं, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो ये हमारा जो है ये फिगर में क्या है, ओरल कैविटी, माउथ है, माउथ के अंदर जो है ये ओरल कैविटी है। ठीक है, अब इसमें जो है हमारा टीथ है, टंग है, ठीक है, आपकी ग्लैंड्स हैं, फेरिंग्स हैं, ओसोफेगस है, ठीक है, लीवर है, गॉल ब्लैडर, स्टोमक, अब इंटेस्टिन के डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग जो है डिटेल स्टडी करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो आप लोग जो है और जो है वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो है मैं बीच में कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसके जवाब आपको देने पड़ेंगे, तो आप अच्छे से देखेंगे तभी उस क्वेश्चन के जवाब दे पाएंगे। ठीक है, सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ठीक है, तो हमारा जो ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दो पार्ट्स में बना होता है, पहला एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड जो है उसके साथ जुड़ा हुआ ग्लैंड्स, डिफरेंट ग्लैंड्स होती हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है और ग्लैंड्स हैं। ठीक है, तो अब एलिमेंट्री कैनाल के डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड व्हाट आर देयर डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, और ग्लैंड्स को जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। हम इसमें जो है एलिमेंट्री कैनाल को ही अच्छे से कवर करेंगे और एक एक चीज़ पर डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से ये
चैप्टर समझ में आ जाए, किसी प्रकार का डाउट्स ना रहे, ठीक है। और हम जो है ये वीडियो लेक्चर को जो है अपनी आम बोलचाल की भाषा हिंदी में दे रहे हैं, ताकि जो है आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक समझने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और ठीक है, आप लोग को कोई डाउट्स है तो ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स में, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। और हमने आप लोगों के लिए ही यूट्यूब चैनल शुरू किया है, तो उम्मीद है कि जो है ये आप लोगों को जो है जो नीड्स है उसको कैटर करेगा, उसके आपकी ज़रूरतों को ये वीडियो पूरा करेगा। और हम जो है रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आपका पूरा कोर्स जो है कवर कर देंगे, ठीक है। और ये जो वीडियो लेक्चर का जो लेवल है वो आप इंजीनियरिंग में भी क्वेश्चन मेडिकल एग्जाम्स में भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको भी ये आंसर करने में हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि हम एक एक चीज़ों को बारीकी से जो है स्टडी कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है दोस्तों। ठीक है, चलिए। तो एलिमेंट्री कैनल क्या होता है? द फूड पासेज थ्रू ए कंटिन्यूअस कैनल कॉल्ड एलिमेंट्री। वही हम यहाँ से माउथ में फूड को लेते हैं और यहाँ से फूड जो है यह हमारे शरीर के अंदर जाता है। तो ये जो हमारा पाथवे है इसी को एलिमेंट्री कैनल कहते हैं, ठीक है। तो ये जिसके थ्रू जाता है उसको एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। सो एलिमेंट्री कैनल बिगिंस विद एन इंटीरियर ओपनिंग। इंटीरियर मतलब स्टार्टिंग, फ्रंट जो है क्या है उसका, एलिमेंट्री कैनल का फ्रंट क्या है, हमारा माउथ है। यहीं से तो शुरुआत हो रहा है एलिमेंट्री कैनल का। हमारा जो फूड पासेज है, ये पैसेज जो है हमारे कहाँ से शुरू हो रहा है, माउथ से हो रहा है। तो इंटीरियर ओपनिंग मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, फ्रंट पॉइंट, ठीक है। देखिए सारा टेक्स्ट जो है आपका एनसीईआरटी से लिया गया है, कुछ टेक्स्ट मैंने खुद से ऐड किए हैं ताकि आपको जो है एलोबरेट जो है एक्सप्लेनेशन कर सके, आपको चीज़ें जो है एकदम समझ में आ जाए, ओके। एंड इट ओपन्स आउट पोस्टेरियरली थ्रू द एनस। और इसका एंडिंग कहाँ है? पोस्टेरियर मतलब लास्ट पॉइंट क्या है? एनस, मतलब जहाँ से हम फीकस जो है एग्जिट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से जो है हमारा अंत हो जाता है उसका एलिमेंट्री कैनल का। तो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है एलिमेंट्री कैनल का? माउथ है। एंड पॉइंट क्या है? एनस है, ठीक है दोस्तों। तो कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। कौन कौन से कंपार्टमेंट्स हैं उसके? द बकल कैविटी, द फूड पाइप और ओसोफेगस, द स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टिन, लार्ज इंटेस्टिन एंड लास्टली द एनस। तो हमारे ये 6 जो है कंपार्टमेंट्स हैं एलिमेंट्री कैनल का। तो चलिए हम इसके एक एक चीज के बारे में पढ़ते हैं। द एक्टिविटीज ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जिसको एलिमेंट्री कैनल कहते हैं, इसको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। मतलब ट्रैक्ट भाई पैसेज है, इसके थ्रू ही तो फूड जा रहा है, तो ये हमारा पैसेज है। तो इसमें गैस्ट्रो मतलब जो है हमारा जो है पेट से रिलेटेड है, तो इसको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल बोलते हैं। इसमें गैस्ट्रिक जूस भी होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे इसके अंदर चीज़ें हैं जिसको हम लोग स्टडी करेंगे। सो दिस ट्रैक्ट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूरल एंड हार्मोनल, ठीक है। मतलब न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन और हार्मोन्स के थ्रू ही इनका जो एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम फूड ले लिए तो अपने आप फूड चला जा रहा है। जैसे ही हम फूड इंटेक करते हैं हमारा ब्रेन जो है एक्टिव हो जाता है कि हमने फूड को इंटेक किया है, उसको जगह पर पहुंचाना है। तो क्या है, हमारा ब्रेन जो है उसको स्टिमुलेट करता है अलग अलग पार्ट्स को, इस कैनाल के अलग अलग पार्ट्स को स्टिमुलेट करता है, कंट्रोल करता है, मैकेनिकल प्रोसेस करता है कि फूड को जगह पर पहुंचाया जाए। उसके बाद जो है इसमें बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, डिफरेंट एंजाइम, गैस्ट्रिक जूस, एसिड्स जो है इसमें जगह जगह पर समय समय पर इसमें मिक्स किए जाते हैं ऑटोमेटिक प्रोसेस के थ्रू, हार्मोनल एक्टिविटी के थ्रू। समझ गए? चलिए, अच्छी बात है, समझ रहे हैं तो। सो द साइट, स्मेल एंड और द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, ठीक है। हम फूड को देख के ही, मान लीजिए जलेबी है, जलेबी देख के ही मुंह में पानी आ जाता है ना। समोसा है तो बस पूछिए नहीं। और या अच्छे अच्छे पकवान या फ्रूट जूस सब देख के ही पहले हमारा मन करता है कि अब तो इसको खाना है। तो खाना है मतलब ब्रेन जो है स्टिमुलेट करता है, सिग्नल भेज रहा है कि भाई अब तो खाने को मिलेगा। तो मुंह में क्या होना चाहिए? सलाइवा भर जाएगा, जो है आपको मुंह में लार टपकने लगेगा, अब तो हमें खाना है। तो खाने के लिए तो ये देखिए गॉड गिफ्टेड चीज़ है ये।
तो जब सलाइवा नहीं होता तो क्या होता, फूड मुंह माउथ से क्या होता, ड्राई होता, तो हम फूड को इनटेक आसानी से नहीं कर पाते। तो गॉड ने कितना अच्छा बनाया है कि आपको जैसे ही आपका फूड सामने आया तभी से हमारा जो है देख के ही हमारे बॉडी में एक्शन होने लगा। ठीक है, तो क्या होता है उसमें स्लाइवा सीक्रेट होने लगता है। तो ये स्लाइवा कैसे हो, ब्रेन स्टिमुलेशन की वजह से, ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, न्यूरल कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, gastric and intestinal secretions are also stimulated by neural signals। तो मान लीजिए जैसे गैस्ट्रिक जूस है या इंटेस्टिन जूस है, तो उसको कौन कंट्रोल करता है, कब सीक्रेट होता है, ये भी जो है न्यूरॉन्स के कंट्रोल के वजह से ही होता है, ब्रेन ही उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को ये सब बात समझ में आ रही है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर भी जो है आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो ज़्यादा देर तक आपको ये बातें याद रहेंगी। द मस्कुलर एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कैन आल्सो बी मॉडरेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज्म। सो न्यूरल मैकेनिज्म के थ्रू मस्कुलर एक्टिविटीज़ भी कंट्रोल करता है। भाई हमें कोई चीज़ उठाना है नहीं उठाना है, वो तो हम न्यूरॉन के एक्टिविटी के ब्रेन की वजह से करते ही हैं, लेकिन हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर कब जो है उसको कंट्रैक्ट करना है, कब जो है एक्सपैंड करना है। ठीक है, तो ये मस्कुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू ही होता है। मसल्स होती हैं हमारे इंटेस्टिन के अंदर भी होती हैं जो कंट्रैक्ट करती हैं, एक्सपैंड करती हैं, उसको कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन करता है, न्यूरल एक्टिविटीज़ के थ्रू ही होता है। ओके, नाउ व्हाट इज बकल कैविटी और ओरल कैविटी। तो हमारा ये माउथ है, ओपनिंग है माउथ का। अब इसके अंदर जो है पार्ट जो है हमारा पूरा यहाँ तक जो है बकल कैविटी या ओरल कैविटी कहते हैं। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। तो अभी आपके क्वेश्चन पूछेगा छोटा सा स्मॉल वन सेंटेंस क्वेश्चन आंसरिंग क्वेश्चन पूछेगा, तो क्या कहेंगे, व्हाट इज इंजेशन। तो इंजेशन क्या है, तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। जब फूड लेने के ही प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। इंजेशन हैपन्स थ्रू माउथ। जैसे ही हमने मुंह में फूड को लिया, जूस को लिया, तो हमारा इंजेशन हो गया, स्टार्ट हो गया। द माउथ लीड्स टू द वकल कैविटी और ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी तो हमारा ये पूरा जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, गले तक। तो हमारा जो है स्टार्टिंग कहाँ है, वकल कैविटी या ओरल कैविटी की स्टार्टिंग क्या है, माउथ है। तो माउथ लीड्स टू द ओरल कैविटी, मतलब हमारा ओरल कैविटी जो है माउथ से जैसे ही शुरू होता है, माउथ के अंदर स्टार्ट हुआ तभी ओरल कैविटी स्टार्ट हो जाता है, वही हमारा ओरल कैविटी है। सो ओरल कैविटी है जो नंबर ऑफ टीथ एंड मस्कुलर टंग। तो मान लीजिए हमारा माउथ के अंदर क्या क्या है, भाई टंग है, टीथ है ना, है कि नहीं है। तो अब टीथ के साथ साथ जो है हमारा सलाइवा भी बनता है। ठीक है, सब ये ओरल कैविटी में होता है ना। सो अब टीथ के बारे में पढ़ेंगे। टीथ क्या है, क्या टीथ सबको एक जैसा मिलता है या सबका जो है एक ही तरह का टीथ होता है, या एक ही जिंदगी में कितनी बार टीथ मिलता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सो ईच टूथ इज एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ जॉ बोन। तो अब देखिए जो है हमारा जो है, ये देखिए, ये इस पिक्चर को देखिए, फिगर नंबर 16.2। हमारे ये सॉकेट ऑफ जॉ है, मतलब ये जो है सॉकेट्स हैं, इसी में हमारा टूथ जो है क्या है, एम्बेड किया गया है। ठीक है, जैसे आप रिंग पहनते हैं तो उसमें जेम्स को एम्बेड करते हैं ना। जैसे आपका गोल्ड का जो है रिंग हो गया, उसमें जेम्स लगाना चाहते हैं तो जेम्स को कैसे करते हैं, एम्बेड करते हैं, तो सॉकेट बनाते हैं गोल्ड का या सिल्वर का या कॉपर का, उसके अंदर जेम को डालते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे जो ओरल कैविटी है, माउथ है, उसमें हमारे जॉ बने हुए हैं, लोअर जॉ, अपर जॉ। अच्छा आप लोग बताइए, हमारा जॉ का कौन सा पार्ट मूवेबल है, कौन सा पार्ट, ऊपर वाला चलता है कि नीचे वाला चलता है, या दोनों चलता है, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आपको समझ में नहीं आए तो आप एक्सपीरियंस करके बताइए कि भाई कौन सा पार्ट जो है जॉ का मूवेबल है और कौन सा फिक्स्ड है। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, चेक करेंगे, तभी पता चलेगा। और कमेंट में बताइए कि क्या आपको इसे ये बात पहले से पता थी कि जो मैंने क्वेश्चन पूछा कि कौन सा पार्ट मूवेबल है कौन सा नहीं। ठीक है, चलिए, तो हमने देखा कि जो है सॉकेट ऑफ जॉ जो है हमारे पहले जॉ के अंदर बना होता है, और इसमें ही अलग अलग तरह के टूथ जो है इम्बेड होते हैं। तो अब देखते हैं कि टूथ कितने प्रकार के होते हैं, क्या एक ही जैसे टूथ होते हैं। ठीक है, चलिए,
तो जिस जो प्रोसेस जो हमारा जिस बोन के अंदर जो है, जॉ बोन के अंदर जो है सॉकेट दिया होता है, उसको क्या कहते हैं? थीकोडॉन्ट कहते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडॉन्ट। तो थीकोडॉन्ट पूछेगा आपको एग्जाम में, तो थीकोडॉन्ट क्या है? तो क्या कहेंगे? थीकोडॉन्ट इन विच द क्या है, सॉकेट ऑफ बोन, जॉ बोन्स इज प्रोवाइडेड, दैट इज कॉल्ड थीकोडॉन्ट। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग फॉर्म्स टू सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। तो ममल्स के मतलब जो है स्तनधारी, जो जैसे हम ह्यूमन बीइंग तो ममल हुए हैं, होते ही हैं, और भी एनिमल्स होते हैं, जैसे काऊ हुआ, बफेलो हुआ, गोट हुआ, हाँ, हॉर्सेज हैं। ठीक है, और जो है और जैसे बैट्स हैं, ये सब ममल्स हैं। और सबसे बड़ा एनिमल जो है हमारा ममल जो है क्या है? ब्लू व्हेल है। आपको ये बात पता होगी, ब्लू व्हेल क्या है? फिश है, फिर भी क्या है? ममल है। आप लोग जूनियर क्लासेज में पढ़े होंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और ये भी बताइए कि आप लोग को पहले से पता था कि ब्लू व्हेल जो है ममल है कि नहीं है? ठीक है, वो ममल है। ठीक है ना? तो ममल्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है टीथ जो है 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं। और वो 2 सेट्स ऑफ टीथ मतलब 2 बार लाइफ में मिलता है। पहला जो है टेम्पररी मिल्क टीथ और डेसिडुअस टीथ। डेसिडुअस मतलब जैसे डेसिडुअस ट्रीज होते हैं भाई, उनका क्या काम है? डेसिडुअस ट्रीज क्या होते हैं? उनको जो है एक समय के बाद जो है लीव्स आती हैं, और फिर जो है जब उनका जो है मार्च अप्रैल में क्या होती है, लीव्स जो है सारी झड़ जाती हैं, गिर जाती हैं, फिर नई नई लीव्स आती हैं, होता है ना? तो उनको डेसिडुअस ट्रीज कहते हैं। उसी प्रकार से हमारे हमारे ममल्स के अंदर ह्यूमन बींग को भी एक एज के बाद जो है 6 मंथ 7 मंथ के बाद जो है 8 मंथ के बाद जो है हमारे टीथ निकलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही एक एज आता है, कौन सा एज? 7 इयर्स के अराउंड आता है, तो हमारा जो है टीथ जो है गिरना शुरू हो जाता है, उसके बाद नया टीथ निकलता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, जो है दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ टीथ इज कॉल्ड डिफ्यूडोंट्स। तो डिफ्यूडोंट क्या है? जो 2 बार लाइफ में 2 बार जो टीथ को मिलना, और इस तरह का अरेंजमेंट क्या है? डिफ्यूडोंट कहते हैं इसको। ठीक है, तो हमारे सिस्टम ह्यूमन बीइंग के अंदर किस तरह का सिस्टम है? डिफ्यूडोंट सिस्टम है। मतलब ये डेंटिशन जो हो रहा है वो उसको क्या कहेंगे? डिफ्यूडोंट कहेंगे। और डेंटिशन क्या है? अरेंजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द टीथ इज कॉल्ड डेंटिशन। ठीक है, सो डिफ्यूडोंट होता है हम लोग के अंदर। नाउ आपको कितने टीथ प्रोवाइड किया है गॉड ने? बाय नेचर आपको कितने टीथ मिले हैं? तो जैसे आप बर्थ के टाइम पर तो आप बिना टीथ के होते हैं सब लोग। ठीक है, 0 टीथ होता है आपका। जाओ तो पहले अरेंज किया रहता है, लेकिन टीथ तो 0 होते हैं। जैसे आपका 7 मंथ 8 मंथ्स जो है एज होती है, तो टीथ जो है इरप्ट होने लगते हैं, निकलने लगते हैं। और एक एज के दौरान जैसे 24 इयर्स 25 इयर्स जब आपका एज होता है, तो कितने, मतलब आप जब एडल्ट हो जाते हैं तो कितने टीथ होते हैं? टोटल 32 टीथ होते हैं। ठीक है, जैसे मेरे 32 टीथ है, आपके भी जो होंगे तो थोड़ा कम होंगे, 2 4 कम होंगे। ठीक है, 28 होंगे। अब काउंट के बताइए आपके आपके कितने टीथ हैं। ठीक है, तो बताइए कमेंट में कि आपका जो है कितने टीथ हैं, तो पता चलेगा जो है कि किस स्टेज पे कितने टीथ होते हैं। सब लोग के अपने अपने कमेंट्स आएंगे तो पता चलेगा कि कितने एज पे कितने टीथ होते हैं। ठीक है, तो आपका जो है 32 टीथ होते हैं। इसका मतलब हमारे अपर जॉ होती है, लोअर जॉ होती है, तो उसमें 16 जो है टीथ होते हैं। तो 16 टीथ लोअर जॉ में, 16 टीथ जो है अपर जॉ में। तो हमारे लोअर जॉ अपर जॉ को भी 2 पार्ट में यदि बांटते हैं, इक्वल इक्वल पार्ट में, तो 8 टीथ नीचे लोअर जॉ में इधर होंगे और 8 टीथ इधर होंगे। लेफ्ट में होंगे 8 टीथ और राइट में होंगे। सिमिलरली हमारे अपर जॉ में होंगे। ठीक है, टोटल कितने हुआ? 8 × 4 पार्ट्स, तो हमारे 32 टीथ हो गए। सो 32 टीथ जो है परमानेंट टीथ होते हैं आफ्टर सेकेंड स्टेज। और ये 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एक ही जैसे नहीं होते हैं।
देखने में आपको लग रहा होगा कि जैसे हैं, ऐसा नहीं है, आगे के अलग हैं देखने में भी। आप देखिए, अपना भी देखिए कैसा है। टीथ को क्लीन करते हैं ना, रेगुलर क्लीन किया कीजिए, ठीक है। क्योंकि टीथ जो है हमें बहुत ही सेफ मतलब हेल्प करता है फूड डाइजेशन में, ठीक है। और टेस्ट में भी, यदि आप कुछ फूड को जो है आप जो है, जैसे एप्पल है, टीथ नहीं रहेगा तो कैसे करें खाएंगे बताइए। उसको जो है प्यूरी बनाकर खाएंगे तो टेस्ट आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए टीथ का आप केयर करेंगे तो टीथ भी आपका केयर करेगा, ठीक है ना। चलिए, तो हमारे पास कितने प्रकार के टीथ हैं? 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैं। कौन कौन से? और इस तरह के 4 डिफरेंट टीथ हैं तो उसको क्या कहें? हेट्रोडोंट डेंटिशन कहते हैं। अलग अलग वेराइटी के टीथ हैं भाई हमारे पास। ममल के पास भी हैं अलग अलग, लेकिन हम ह्यूमन बींग के अंदर पढ़ रहे हैं तो हमारे पास 32 टोटल टीथ हैं और वो 4 डिफरेंट टाइप्स के हैं। जैसे इंसाइजर्स, कनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो 4 तरह के टोटल टीथ हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैं। इंसाइजर्स, कनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। So arrangement of teeth in each half of the upper and each half of the lower jaw are order like I, C, P, M, M, and it is represented by dental formula in the human being as 21-23 divided by 21-23। तो इनका जो है सीक्वेंस थोड़ा याद रखिएगा, जो है आई सी पी एम एम। आई मतलब इंसाइजर, सी फॉर कनाइन, पीएम फॉर प्रीमोलर्स एंड देन मोलर्स। तो 21-23 डिवाइडेड बाई 20 मतलब 21-23 का ऊपर अरेंजमेंट है, 21-23 का नीचे अरेंजमेंट है। 21-23 का मतलब 2-1-2-3। फिर 2-1 मतलब 2 क्या है? आई है। 2 आई है मतलब क्या है? आई फॉर इंसाइजर। 2 इंसाइजर होते हैं, देखिए इस पिक्चर में देखिए, यहाँ देखिए क्या है। हम हाफ पोर्शन की बात करते हैं तो हाफ एक तरफ कितने हैं? 2 इंसाइजर है, 1 एंड 2, 2 इंसाइजर हैं। 2-1-2-3, 1 क्या है? कैनाइन है। देखिए ये 3 नंबर जो कैनाइन है वो क्या है? एक ही है ना एक साइड में। तो 2 इंसाइजर हो गए। उसके बाद हमारा कैनाइन आता है, 2-1 कैनाइन हो गया। 2 2 फॉर पीएम। तो यहाँ देखिए ये पीएम है, मतलब हमारा 2 पीएम है, मतलब प्री मोलर है। उसके बाद 4 और 5 क्या है? प्री मोलर है, ठीक है। वैसे ही फिर जो है 3 मतलब लास्ट मोलर्स। तो कितने मोलर्स हैं? 3 मोलर्स हैं। 6, 7, 8 जो नंबर पर क्या है? मोलर्स हैं, ठीक है। समझ गया ना अरेंजमेंट? सो 2-1-2-3 डिवाइडेड बाई 2-1-2-3 मतलब, ठीक है। तो इस तरह से अरेंजमेंट होता है, दोनों तरफ भी सेम ही मेथड है, ये भी 2-1-2-3 का, ठीक है। वैसे अपर जाम में भी है, लोअर जाम में सेम टाइप का अरेंजमेंट है। मतलब कैनाइन के नीचे कैनाइन है और इंसाइजर के नीचे इंसाइजर है, मोलर के नीचे मोलर है, प्रीमोलर के नीचे प्रीमोलर है, एक दूसरे के ऊपर सेट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कैनाइन के ऊपर प्रीमोलर हो गया, मोलर हो गया, ऐसा नहीं है। सेम टू सेम ऊपर हैं जितने, उसी तरह से नीचे ही अरेंजमेंट है, सेम ही अरेंजमेंट है, ठीक है। तो ये जो है आप इसको समझ लीजिएगा और इसको सीक्वेंस को याद कीजिएगा। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स एंड कंपटीशन आल्सो, ठीक है। द हार्ड चिविंग सरफेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ इनामेल। आप जानते हैं हमारे शरीर का सबसे हार्ड सब्सटेंस क्या है? हमारे दांत के ऊपर का कवच, जिसको इनामेल से बना होता है, सबसे हार्डेस्ट है। और ये इनामेल जो है मिनरल रिच है, हाईएस्ट मिनरल रिच, समझ जाइए। तभी हम जो है इतने टीथ जो है हमारा कोई भी चीज़ को, फूड आइटम को आसानी से क्रश कर देता है, च्यू कर देता है, फाड़ देता है ना, कट कर देता है। उसको चबा चबा कर हम खाने को खा जाते हैं, है कि नहीं? क्यों? ये स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? एनामेल की वजह से। एनामेल जो है पूछता है एग्जाम में कि सबसे हमारे शरीर के अंदर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है? सो टीथ का कवर ऊपर, अब देखिए ये देखिए टूथ एनाटॉमी, इसमें जो है ये पोर्शन जो क्राउन है, ये क्या चीज़ का बना है? इनामेल का बना है, समझ रहे हैं? इनामेल। और दिस इज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मिनरल, इट कंटेन्स हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मिनरल्स। सो ठीक है ना।
तो आप याद रखिएगा, एनामल जो है हार्डेस्ट हमारा सब्सटेंस है, और वो भी टूथ में पाया जाता है। टूथ का जो है क्राउन, जो ऊपरी पार्ट को क्राउन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्राउन जो है किससे बना होता है? एनामल से बना होता है, ठीक है। एंड इट हेल्प्स इन मैस्टिकेशन ऑफ द फूड, मतलब फूड को चबाने में हेल्प करता है, ठीक है, मैस्टिकेट करने में हेल्प करता है, समझ गए? ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख लीजिए, अभी इधर का तो आपने ये अरेंजमेंट देख लिया, ठीक है, डेंटिशन का। अब ये देखिए टूथ का थोड़ा एंटोमी पढ़ लें समझने के लिए। तो हमारा इनामल पोर्शन तो आप देख लिए, सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, उसके नीचे जो सेकेंड लेयर है डेंटिन, ठीक है, ये लेयर डेंटिन है। उसके थर्ड लेयर जो है, उसके अंदर की लेयर क्या है? इसको पल्प बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत नाजुक होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? ब्लड होता है, ब्लड वेन्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, ब्लड वेजल्स होते हैं, ठीक है, वेजल्स होती हैं, वेंस तो नहीं है, माइक्रो माइक्रो ट्यूब जो है, फाइन ट्यूबलर जो है पाइप होते हैं जिसको वेजल्स बोलते हैं, और इसमें नर्व्स होती हैं, और इसको जो है रूट कैनाल बोलते हैं, ठीक है, इस पोर्शन को। तो आप देख लीजिए, ये जो है हमारा इतना पोर्शन जो है रूट में आता है, इतना पोर्शन जो है इसका जो दिखता है वो क्या है? क्राउन है। जो भी हमारा टीथ दिख रहा है वो क्राउन है, उसका जो नहीं दिख रहा है वो रूट है, अंदर है, गम्स के अंदर जो है इम्बीडेड है, गम्स के ढका हुआ है। इम्बीड तो क्या है? सॉकेट ऑफ दी जाबोन में है, उसमें अंदर अंदर सॉकेट बने, उसी में फिक्स है, और उसको गम ने कवर कर रखा है, सेफ्टी और ब्यूटी देता है गम। सो आपका टूथ यदि हेल्दी है तो उसके लिए, हेल्दी होने के लिए गम का भी हेल्दी होना जरूरी है, ठीक है। तो जिसको पायरिया बोलते हैं, किसी किसी को प्रॉब्लम हो जाती है टीथ में, तो गम से ब्लड आने लगता है, ब्लीडिंग होने लगता है, तो वो भी एक तरह का क्या है? ओरल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसको डॉक्टर से दिखाना चाहिए यदि इस तरह की किसी को प्रॉब्लम हो रही है, गम से ब्लड आने लगते हैं, तो या उनको पीलापन है टीथ में, तो उनको प्रॉपर तरीके से 2 टाइम्स जो है ब्रश करना चाहिए, और हमें अपने दांतों का ध्यान रखना चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ द टूथ, राइट? ओके, नाउ आवर माउथ हैज द सलाइवरी ग्लैंड्स विच सीक्रेट सलाइवा। तो सलाइवा कहाँ से सीक्रेट? मैंने जैसे ही स्टार्टिंग के लेक्चर बताया कि हमने हमारे जैसे ही फूड इंटेक करते हैं, सलाइवा सीक्रेट होने लगता है, हमारे ब्रेन की स्टिमुलेशन एक्टिविटी हो जाती है शुरू, और सलाइवा सीक्रेट होने लगता है। और सलाइवा आता कहाँ से है? तो कहाँ से आता है? सलाइवरी ग्लैंड से होती है, ठीक है ना। तो हमने बताया जो है हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है 2 पार्ट्स में है, जो है एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स है। पूरे हमारा जो सिस्टम है, कैनाल है, इसके अलोंग जो है डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स हैं जो काम करती हैं, ठीक है ना। और एलिमेंट्री कैनाल तो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है और एनस तक जाके खत्म होता है। तो इसके दौरान कितनी ग्लैंड्स काम करती हैं? तो पहली ग्लैंड तो जो सलाइवा सीक्रेट करती है, जिसको सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। ये काम क्या करता है? दिस सलाइवा जो सीक्रेट होने से, सलाइवरी ग्लैंड से जो है सीक्रेट होता है सलाइवा, तो ये क्या करता है? ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। तो जैसे ही हम फूड को इंटेक किए, वैसे ही जो है हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो गया। ये मत सोचिएगा कि जाकर के स्टोमक में ही डाइजेशन होता है। बहुत लोगों को पता नहीं है, कन्फ्यूजन रहता है, और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो आप गलत कर देंगे। तो ऐसा मत कीजिएगा। एज वी स्टार्ट इन टेकिंग आवर फूड इनटू माउथ, डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट्स। जैसे ही मुंह में हमने फूड को लिया, हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो गया, सलाइवा सीक्रेट होना शुरू हो गया, और सलाइवा जो है फूड में मिक्सिंग होना शुरू किया, और वो क्या करता है? शुगर को, स्टार्च को शुगर में बदल देता है, जो कि ग्लूकोज होता है। हमें, हमारे लिए ग्लूकोज चाहिए। तो जैसे स्टार्च, फूड में स्टार्च मिलता है, तो शुगर्स में कौन कन्वर्ट करता है? सलाइवा। द सलाइवा सीक्रेटेड इनटू द ओरल कैविटी कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स। तो सलाइवा में क्या क्या होते हैं, ठीक है। देखिए हमारे मुंह में पानी आ रहा है, सब खाने की बात हो रही है। तो ओरल कैविटी जो है में जो सलाइवा सीक्रेट होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। सोडियम आयन होता है, पोटेशियम आयन होता है, क्लोराइड आयन होता है, HCOs होते हैं, हाँ, एंजाइम्स होता है, ठीक है। और इस एंजाइम को क्या कहते हैं? सलाइवरी एंजाइम, अमाइलेज एंड लाइसोजाइम, ठीक है, लाइसोजाइम। तो सलाइवरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम जो है क्या है? एंजाइम्स के पार्ट होते हैं जो सलाइवा में ही होते हैं। तो मतलब देखिए,
सलाइवा कैसे ब्रेक डाउन करता है फूड को, स्टार्च को जो है शुगर में, इस एंजाइम की वजह से, इस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, जो स्लाइवरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम की वजह से उसको हेल्प मिलती है फूड को, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने में। तो आप ये कंपोनेंट्स याद रखिएगा सलाइवा का क्या क्या होता है। द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन is initiated in the oral cavity by the hydrolytic action of the carbohydrate splitting enzyme, जिसको स्लेवरी इमाइलेज कहते हैं, मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, तो ये केमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल जिसको हम कह रहे हैं ना। एक तो मैकेनिकल जो हमने मुंह में लिया और टीथ की हेल्प से उसको क्रश किया, च्यू किया, स्प्लिट किया, है ना, बहुत सारा चिजल किया, है ना, तो वो क्या है, वो मैकेनिकल प्रोसेस है। लेकिन जो है हमारा सलाइवा जो मिक्सिंग हो रहा है, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस की करके जो है फूड को क्या कर रहे हैं, डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, करते हैं। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, ठीक है, जिसका नाम है स्लेवरी एमाइलेज। अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हियर बाय दिस एंजाइम इटसेल्फ। तो मतलब जो भी स्टार्च है उसका 30% जो है सलाइवा से ही काम हो जाता है, सलाइवा ही काम तमाम कर देता है स्टार्च का 30%, बाकी बचा वो अंदर जा करके कन्वर्ट हो जाएगा। तो समझिए कि हमारा सलाइवा कितना ज़रूरी है। इसलिए फूड को कैसे खाना चाहिए, तुरंत ऐसे नहीं किया जस्ट आया और निकल लिया, ऐसे नहीं, प्रॉपर टाइम देना चाहिए उसको, जो है चबा चबा के फूड को खाना चाहिए, ताकि जो है सलाइवा प्रॉपर तरीके से उसमें मिक्स हो जाए। समझ गए ना? ठीक है, तो अब इसका इस एंजाइम का जो है पीएच वैल्यू कितना होता है, 6.8। ठीक है, मतलब थोड़ा सा क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है कि नहीं भाई। 7 या 7 से ऊपर होगा तब जा करके हमारा जो है बेसिक नेचर आएगा। तो देखिए पीएच वैल्यू क्या होती है, 6.8 होती है, थोड़ी सी एसिडिक नेचर होती है। अभी पूछ दिएगा कि जो है स्लाइवरी एंजाइम का जो है पीएच वैल्यू ये एसिडिक नेचर है कि बेसिक नेचर है। आप समझिए एनसीईआरटी इतनी अच्छी बुक है कि इसमें कितनी इन्फॉर्मेशन है, आपको ये जान के आश्चर्य होगा। और यहीं से सारे कंपटीशन क्वेश्चन पूछते हैं मेडिकल वाले, मेडिकल से रिलेटेड। बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही कंपलसरी है, और जो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लिया उसके लिए कोई भी कंपटीशन जिसमें बायोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं रुकेगा नहीं। इसलिए अच्छे से पढ़िए, और मैं यही कोशिश कर रहा हूँ आपको एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो पीएच वैल्यू जो है इस एंजाइम का स्लेवरी एमाइलेज का कितना होता है, 6.8। अब ये क्या करता है, ये मल्टोज में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। अब ये देखिए, ये हमने जो है लाइसोजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एक्ट्स एज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो अभी देखिए हमारा एमाइलेज जो है, सेलेवरी एमाइलेज है, ये तो जो है स्टार्च को शुगर में हाइड्रोलाइज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। और लाइसोजाइम का क्या रोल है, ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट करता है। भाई आप जो भी खाना खा रहे हैं उसमें जो है कोई किसी प्रकार का बैक्टीरिया ना चला जाए, उसको उसका भी ध्यान रखता है। जैसे ही आप जो है मुंह में फूड डाले उसी समय जो है हमारा जो है सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट हो गए। सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट हो गए मतलब देखिए लाइसोजाइम जो है अपना काम करना शुरू कर दिया। भाई उसको प्रोटेक्शन चाहिए, हमारी बॉडी को दे रहा है, तो वो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के थ्रू जो है इन्फेक्शन को रोकता है। अब इस बात को भी ध्यान रखिए कि लाइसोजाइम का क्या रोल है, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी करता है, इन्फेक्शन होने से रोकता है। सो आप देखिए हमारा जो है स्टार्च जो है इस सेलेवरी एमाइलेज की हेल्प से जो है मल्टोज में ब्रेक हो गया, और जो कि 30% जो हमारा माउथ कैविटी में ही, ओरल कैविटी में ही काम हो जाता है स्टार्च का, और इसकी पीएच वैल्यू 6.8 होती है। और मल्टोज फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू द ग्लूकोज। तो मल्टोज जो है मल्टेज प्रोसेस से क्या होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। मल्टोज का कौन करता है ग्लूकोज में कन्वर्सन, मल्टेज प्रोसेस के थ्रू। अभी देखिए लैक्टोज है, तो इस प्रोसेस में लैक्टोज को लैक्टेज प्रोसेस से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर ग्लैक्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर देखिए ये सब अलग अलग तरह के ना ये शुगर हैं, मल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये सब शुगर टाइप्स हैं। ठीक है, सबका कन्वर्सन ग्लूकोज, हमारे शरीर को ग्लूकोज चाहिए। आप चाहे कितनी भी सुंदर चीज़ खाइए, कितनी भी टेस्टी चीज़ खाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें उसको तो फाइनली किस में कन्वर्ट करना है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना?
तो वो सिर्फ हमारे टेस्ट के लिए ही होता है, अलग अलग वेराइटीज, लेकिन अंदर जाकर हमको क्या चाहिए, बस नॉर्मल जो है मेन कंपोनेंट चाहिए, हमारा जो है ग्लूकोज चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, ठीक है। तो सुक्रोज भी कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, ठीक है। तो ये हमारा जो है आप समझ गए होंगे, उम्मीद है कि, ठीक है। नाउ हम लोग टंग के बारे में पढ़ेंगे। ये तो सलाइवा हो गया, टीथ हो गया। अब हमारा थर्ड पार्ट ओरल कैविटी में क्या होता है, टंग होता है। टंग जो है बहुत ही काम की चीज़ है कि नहीं भाई। सब सब कुछ तो इसी के लिए हो रहा है। हाँ, टंग जहाँ न रहे तो फिर कोई खाना कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं। टंग ही सब डिसाइड करती है भाई खाना कितना टेस्टी है और कितना अच्छा लग रहा है खाने में, है कि नहीं। तो चलिए टंग के बारे में पढ़ते हैं। टंग क्या है, कैसा रोल प्ले करता है, और मतलब इसका जो है स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ना। सो टंग इज वेरी प्रीसियस फॉर ह्यूमन बीइंग, है ना। सो इट इज ए फ्लेसी मस्कुलर ऑर्गेन। मसल होता है, टंग क्या है, मसल है। देखिए आप चाहे जैसे ट्विस्ट कर लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं, अंदर कर लेते हैं, ये कैसे होता है, मसल की हेल्प से ही होता है। तो क्या है, फ्लेश, इसमें बोन्स नहीं होती है ना, केवल फ्लेश ही होता है। तो ये मस्कुलर ऑर्गन है और अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। और ये हमारे कहाँ से अटैच होती है, बैक, ओरल कैविटी का जो लास्ट एंड है वहाँ से अटैच होती है, ठीक है। और क्या करती है, इट मिक्सेस सलाइवा विद फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन स्वैलिंग फूड। तो ये जो फूड को इधर से उधर घुमाती है ओरल कैविटी के अंदर, और सलाइवा को अच्छे से मिक्स करती है, हेल्प करती है, घुमाती रहती है ना। तो इसका काम है, ठीक है। और स्वैलो करने में भी फिर अंदर ले जाती है फूड को और स्वैलो करा देती है, फूड को अंदर चला जाता है। तो ये जो है, हाँ, जहाँ अटैचमेंट होता है बैक टू द ओरल कैविटी, तो वहाँ जो है टिश्यू जो होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम, ए फोल्ड ऑफ द टिश्यू, ठीक है, फ्रेनुलम बोलते हैं। आपके एग्जाम में आएगा कि भाई जो हमारा टंग है वो कैसे अटैच होता है हमारे ओरल कैविटी के बैक पोर्शन से, कैसे होता है, तो फ्रेनुलम की हेल्प से होता है, ठीक है। तो ओरल कैविटी में जो है हमारा जो टंग जो है लास्ट उसका एंड जो है फ्रेनुलम की वजह से फोल्डेड टिश्यू होता है, फोल्डेड स्किन होता है, उससे ये जुड़ा होता है। देखिए आप जो है इसमें देखेंगे आपका टीथ जो है, ये देखिए ये पोर्शन जो है लास्ट वाला पोर्शन जो है ना, ये क्या है, वही है, फ्रेनुलम है। तो आप देख लीजिए ये हमारा टीथ का तो हो गया, लिप्स हो गए, लोअर जा हो गया और ये अपर जा हो गया, ठीक है। और ये हमारा टंग का स्ट्रक्चर है, देख लीजिए टंग जो है ऐसे है ना। ये कुछ यहाँ तक थोड़ा ओपन, यही पोर्शन आगे पीछे होता रहता है, और ये तो बेस है उसका अटैच रहता है, ठीक है। और यहाँ से हम फूड जो है ऐसे जाता है फूड पाइप में, ओसोफेगस में, ठीक है। अभी आगे पढ़ते हैं। द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शंस। देखिए स्मॉल प्रोजेक्शन जिसको पापिली बोलते हैं। पापिली क्या होता है, देखिए ये टंग है पूरा, देखिए टंग है उसका जो है एक छोटा सा हमने सेगमेंट लिया है और सेगमेंट को इनलार्ज करके दिखा रहे हैं। तो ये देख रहे हैं डॉटेड 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 डॉटेड, अरे भाई ये क्या है, इसी में तो टेस्ट बर्ड होते हैं, इसी से तो हमें टेस्ट का पता चलता है, ये ना हो तो टेस्ट का कुछ पता नहीं रहा। अभी टंग क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है। आप लोग कितने लोग टंग क्लीन करते हैं प्रॉपर तरीके से, इस बात का भी ध्यान रखिए। टंग क्लीन करते हैं कि नहीं करते हैं, करना चाहिए, हाँ। और उसको डैमेज नहीं करना चाहिए। टेस्ट बर्ड को सेफ्टी देना जरूरी है, नहीं टेस्ट बर्ड रहेगा तो आपका टेस्ट का कुछ पता होता नहीं चलेगा, समझ गए ना। तो टीथ को कैसे क्लीन करना है, कुछ टंग क्लीनर से लोग रगड़ रगड़ के क्लीन करते हैं, इसे जो है मैं आपको बता देता हूँ, टेस्ट बर्ड जो है डैमेज हो जाते हैं। वो मैं तो नहीं सलाह देता हूँ कि आप जो है टंग क्लीनर से, आपको जो स्टील का जो टंग क्लीनर होता है से टंग क्लीन करते हैं वो नहीं चाहिए, उसका उतना ज़रूरत नहीं, उससे टेस्ट बट डैमेज हो सकता है। तो आप जो ब्रश करते हैं, आप देखिएगा ब्रश के बैक साइड में जो है छोटे छोटे डॉट्स वाले पोर्शन दिया हुआ आता है, उसी से टंग क्लीन करना चाहिए, उससे टेस्ट बड डैमेज नहीं होता है और आपका टंग भी क्लीन हो जाता है और टेस्ट बड भी सेफ्टी रहता है। कोई इस बात को ध्यान ही नहीं देता है। ब्रश तो खरीद लाते हैं, यूज करते हैं, लेकिन बैक पोर्शन का यूज़ नहीं करते हैं टंग क्लीनर के लिए। टंग क्लीनर अलग से लोग लेते हैं स्टील का, लेकिन वो ठीक नहीं है। तो आप लोग ये बताइए कमेंट में कितने लोग जो है टूथब्रश के बैक पोर्शन का इस्तेमाल करते हैं टंग को क्लीन करने के लिए। मतलब कितने लोग इतना कॉशियस हैं, कितने लोग जागरूक हैं, इससे पता चलेगा भाई पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग इंटरमीडिएट कर रहे हैं, एजुकेटेड हैं,
तो चीज़ों को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना, यही तो है हमारी जिम्मेदारी या जागरूक होने का, पढ़े लिखे होने का पहचान, कि हम जो चीज़ अवेलेबल है उसको हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख लीजिए, तो हमारा जो है पापली समझ में आ गया होगा। अपर पोर्शन जो होता है, अपर सरफेस का जो है, इसका जो है पापली बोलते हैं। इसी में टेस्ट बर्ड्स होते हैं, बियर टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, और देखिए टंग का भी जब डिटेल पढ़ेंगे तो इसके अलग अलग पार्ट्स जो है अलग अलग टेस्ट को फील कराते हैं। जो है सोर टेस्ट अलग देता है, स्वीट टेस्ट अलग देता है, ठीक है ना। और साल्टी टेस्ट का पार्ट जो है टंग का अलग पार्ट होता है। ठीक है, तो आप लोग को ये जानते होंगे बेसिक चीज़ें। सो बच्चों, ईसोफेगस एंड फूड पाइप क्या है? दोनों एक ही है। तो इसके बारे में जानते हैं, ईसोफेगस क्या है। द ओरल कैविटी लीड्स इनटू ए शॉर्ट फायरिंग्स which serves as a common passage for food and air। जो हमारा ओरल कैविटी है, यहाँ से हमारा चलता है तो कहाँ जाकर मिलता है? फेरिंग्स, फेरिंग्स में। और ये फेरिंग्स क्या है? इट इज़ ए कॉमन पैसेज, इट सर्व्स एज ए कॉमन पैसेज। किसके लिए? यहाँ से फूड और एयर दोनों ही जाता है। सो फेरिंग्स जो है क्या है? कॉमन पैसेज है। आप सांस लेते हैं तो एयर जाती है, सांस छोड़ते हैं तो एयर बाहर आती है। जो सांस लेते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन रिच एयर जाती है, और सांस छोड़ते हैं तो क्या होते हैं? जिसको एक्सहेल कहते हैं। एक्सहेल करते हैं तो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर निकलती है। ठीक है, तो उस खाने के लिए जो हमारा जो फूड का आना है, अंदर जाना है, और एयर का भी जाना है, दोनों के लिए कॉमन पाथ जो है क्या प्रोवाइड करता है? फेरिंग्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी एक ट्रिक है, ट्विस्ट है। क्या है? ये जो है इसके अंदर भी एक, ये नहीं कि दोनों एक साथ आएगा जाएगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो देखते हैं क्या है। जो ईसोफेगस एंड द ट्रैकिया, जिसको विंड पाइप कहते हैं, ओपन इनटू द फेरिंग्स। जो श्वसन नली है और जो फूड पाइप है, जो भोजन नली है, दोनों जो है कहाँ ओपन होता है? फेरिंग्स में ओपन होता है। ठीक है, और इस पर लेकिन दोनों एक साथ तो नहीं जाएगा, एक वन बाई वन जाएगा। किसी टाइम पे फुट जाएगा, किसी टाइम पे एयर जाएगा। तो उसके लिए क्या बना है? फ्लैप, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस ड्यूरिंग द स्वेलविंग। ठीक है, तो ये ग्लॉटिस जो है क्या करता है? फूड को एंट्री करने से रोकता है। ठीक है, एपिग्लॉटिस जो है क्या होता है? फूड को ग्लॉटिस में एंट्री करने से रोकता है। ग्लॉटिस का मतलब होता है विंड पाइप, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। तो वहाँ पे एक एपिग्लॉटिस जो है एक फ्लैप लगा रहता है। ठीक है, और यही क्या करता है? फूड विंड पाइप में खाने को जाने से रोकता है। ठीक है, सो द ईसोफेगस इज ए थिन, क्या है ईसोफेगस? द ईसोफेगस इज ए थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड्स posteriorly passing through the neck, thorax and diaphragm and leads to a J-shaped bag like structure called stomach। तो इसोफेगस एक पतली सी लंबी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है, संरचना है, जो कि अंत तक, इसोफेगस तो हमारा ओरल कैविटी से कनेक्ट हो गया। ठीक है, ओरल कैविटी से कनेक्ट हो गया इसोफेगस। और ये कहाँ तक जाता है? पोस्टेरियरली कहाँ तक जाता है? पासिंग थ्रू द नेक, गर्दन से होते हुए, थोरेक्स एंड डायफ्राम, और लास्ट में जाकर के स्टोमक से कनेक्ट हो जाता है। स्टोमक का शेप कैसा होता है? जे शेप होता है। ठीक है, आपको ये एग्जाम में पूछे भाई स्टोमक का शेप कैसा देखे हैं आपने, एस शेप की जे शेप? तो कुछ लोग बच्चे जो है इंटेस्टिन को समझ करके कुछ अलग ही लगा दें। ठीक, तो ऐसा नहीं करना है। तो स्टोमक का जो शेप कैसा है? जे शेप होता है। ठीक है, अभी आपको जो है स्ट्रक्चर देखिए, ये इसोफेगस है। यहाँ इसोफेगस जो है यहाँ पर जा कर के इस जे शेप जैसे बैग से, जिसको स्टोमक कहते हैं, कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसका जो है स्टोमक का भी अलग अलग पार्ट पढ़ेंगे वन बाय वन करके। तो चलिए देखते हैं। म्यूकस इन सलाइवा helps in lubricating and adhering the masticated food particles into a bolus। सो सलाइवा में जो म्यूकस होता है वो क्या काम करता है, किस लिए होता है वो म्यूकस? तो क्या करता है? लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है फूड आइटम को,
जिससे मस्टिकेटेड फूड मतलब पार्टिकल जो चबा चबा कर खाते हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, उनको क्या होता है, एक जो है बोलस बनाने में हेल्प करता है, निवाला। ठीक है, तो बोलस बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, द बोलस इज देन कन्वेड इनटू द फेरिंग्स and then into the esophagus by swallowing or deglutition। तो अब बोलस खाने में बन गया, हमारे ओरल कैविटी में हमारा बोलस तैयार हो गया सलाइवा की हेल्प से, म्यूकस की हेल्प से। उसके बाद क्या होता है, ये जो है आगे जाता है, फेरिंग्स में जाता है, और उसके बाद जो है ईसोफेगस में जाता है। ठीक है, द बोलस फर्दर passes down through the esophagus by successive wave of muscular contraction called peristalsis। देखिए, अभी मस्कुलर कंट्रैक्शन है, ये क्या है, मैकेनिकल मेथड है। ठीक है, मैंने बताया था ना, मस्कुलर कंट्रैक्शन होता है, एक्सपेंशन होता है। तो जो मस्कुलर कंट्रैक्शन होता है उसकी वजह से एक वेव्स प्रोड्यूस होती है ना। ऐसे वेव्स मतलब भोजन को पुश करती है आगे की तरफ, फूड को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, समटाइम जब वोमिटिंग करते हैं तो वापस भी भाई, वो तो हमारे पास जो है क्या नाम है, इनवॉलेंट्री एक्शन है भाई, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। लेकिन हम जो खाना खाते हैं वो अपनी मर्जी से खाते हैं। ठीक है, तो जो है हमारा ओसोफोगस में जो हमारा फूड जो है चला जाता है बिकॉज ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन। यहाँ पर मैकेनिकल मेथड का काम हो रहा है साथ में। द गैस्ट्रो इसोफेगल फेजियल स्पिंस्टर कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टोमक। तो इसको, ये स्पिंस्टर है, यही कंट्रोल करता है कहाँ, फूड को स्टोमक में जाने के लिए। ठीक है, तो ये कहाँ होता है, स्पिंस्टर होता है, जहाँ हमारा ये यहीं पर होता है, जहाँ हमारा इसोफेगस जो है स्टोमक से कनेक्ट होता है। इसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इसोफेगल फेजियल स्पिंस्टर। ठीक है, स्फिंस्टर। ओके, नेक्स्ट हमारा स्टोमक क्या है, व्हाट इज स्टोमक। सो स्टोमक इज ए जे शेप्ड बैग। ठीक है, द इसोफेगस, एज वी studied, esophagus is a thin long tube which extends posteriorly, passing through the neck, thorax, diaphragm, and leads to J-shaped bag-like structure that is called the stomach. The inner lining of stomach secretes mucus। आप ये समझ लीजिए, जो स्टोमक में जो है कितना HCl रिलीज होता है, उसको कौन रोकता है, कौन प्रोटेक्ट करता है। स्टोमक तो जल के भस्म हो जाए तो क्या है, उसके अंदर जो है इनर लाइनिंग होती है एपिथेलियम टिश्यू की, जो प्रोटेक्ट करती है। तो और यही क्या करती है, इनर लाइनिंग म्यूकस सीक्रेट करती है। म्यूकस सीक्रेट होने से क्या होता है, एसीएल सीक्रेट करती है और डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करती है। ये सब क्या होता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। ठीक है, यही म्यूकस क्या होता है, लाइनिंग ऑफ द स्टोमक को बचाता है, मतलब उसकी अंदर की जो स्टोमक की जो वॉल है, लाइनिंग है, उसको म्यूकस सेफ करता है। द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया। HCl एसिड है, रिलीज होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत तेज एसिड है भाई। तो क्या करता है, ये बैक्टीरिया को मार डालता है। दैट इंटर अलॉन्ग द फूड, अलॉन्ग विद द फूड, एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टोमक एसिडिक। सो जो हमारा सेलेवरी एमाइलेज था उसका pH 6.8 था, लेकिन HCl का pH जो है उससे भी कम है। तो दैट्स वाई दिस मेक्स द मीडियम एसिडिक। ओके, द डाइजेस्टिव जूसेज ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। प्रोटीन्स को छोटे छोटे सब्सटेंस में तोड़ लेते हैं, अमीनो एसिड में। ठीक है, ए मस्कुलर स्पिंस्टर, जैसे मैंने बताया, जिसको गैस्ट्रो इसोफिजियल भी बोलते हैं, एरिंग टाइप होता है। एरिंग होता है कहाँ, जिसको जहाँ स्टोमक का स्टार्टिंग है और इसोफेगस का एंडिंग है, वहाँ क्या करता है, इसको कनेक्ट करता है और रेगुलेट करता है इट। ठीक है, एरिंग ऑफ मसल सराउंडिंग एंड सर्विंग टू गार्ड और क्लोज एंड ओपनिंग। ठीक है, ये क्लोजिंग और ओपनिंग के लिए रेगुलेट करता है। और कहाँ, ये इसोफेगस इनटू द स्टोमक। ठीक है, चलिए, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट पार्ट ऑफ द इसोफेगस इज रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर,
गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, तो आप बता सकते हैं कि जहाँ पार्ट जो है इसोफेगस का और स्टोमक का ज्वाइन होता है वहीं पर रेगुलेट होता है। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। द स्टोमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी हैज़ 3 मेजर पार्ट्स। सो ये स्टोमक तो देख लिया, ये क्या है, जे शेप जो है एक बैग है जिसमें हमारा फूड आकर के कलेक्ट होता है। तो इसके भी 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। एज पर द simplicity or convention we have divided this stomach into 3 parts. So क्या है, पहला क्या है, कार्डियाक पोर्शन, सेकेंड क्या है, फंडिक रीजन, थर्ड क्या है, पाइलोरिक पोर्शन। तो देखिए ये हमारा फंडस है या फंडिक रीजन है, ये कार्डियाक पोर्शन है, और लास्ट वाला पोर्शन पाइलोरिक पोर्शन है, ठीक है ना। तो कार्डियाक पोर्शन इनटू विच द इसोफेगस ओपन्स, तो यहीं आकर के हमारा जो है कार्डियक पोर्शन में जो है इसोफेगस जो है एंट्री करता है, ओपन होता है, ठीक है। और फंडिक रीजन एंड पैलोरिक पोर्शन विच ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टिन। जो हमारा फंडिक रीजन है और पैलोरिक रीजन है, क्या है वो, पैलोरिक पोर्शन स्मॉल इंटेस्टिन के स्टार्टिंग पॉइंट में ओपन होता है, ठीक है। नाउ स्मॉल इंटेस्टिन, स्मॉल इंटेस्टिन क्या है, स्मॉल इंटेस्टिन नाम तो लगता है जैसे सच में स्मॉल है, लेकिन इसका जो है नाम ही स्मॉल है, लेकिन है तो लार्ज इंटेस्टिन से भी बड़ी। देखते हैं क्या है ये। स्मॉल इंटेस्टिन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन्स। सो स्मॉल इंटेस्टिन को 3 पार्ट में बांटा जा सकता है। सी सेप्ट को क्या कहते हैं, डियोडेनम कहते हैं। देखो यहाँ जो सी सेप है ना, ये इस पोर्शन को क्या कहते हैं, डियोडेनम कहते हैं। डियोडेनम ए लॉन्ग क्वाइल मिडिल पोर्शन को जेजुनम कहते हैं, एंड हाईली क्वाइल को पोर्शन को क्या कहते हैं, इलियम कहते हैं। तो 3 पोर्शन हो गया, डेडुनम, जेजुनम एंड इलियम, ठीक है ना, याद रहेगा। सो स्मॉल इंटेस्टिन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो डेडुनम सी शेप होता है इसका, और जो है जेजुनम मिडिल पोर्शन हो गया, और लास्ट पोर्शन क्या है जो हाईली क्वाइल्ड है उसको इलियम बोलते हैं। द ओपनिंग ऑफ द स्टोमक इनटू द डियोडेनम इज गार्डेड बाय द पैलोरिक स्फिंक्टर। तो यहाँ भी स्फिंक्टर लगा रहता है भाई, क्या करता है, उसका ओपनिंग कहाँ, स्मॉल इंटेस्टिन और स्टोमक के दोनों का जो कनेक्शन है वहाँ पर रिंग लाइक स्ट्रक्चर जैसा है, इसको क्या करता है, उसको रेगुलेट करता है, गार्ड करता है भाई वहाँ ओपन होना है नहीं होना है, ठीक है। इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टिन, और सिंस जो है इलियम क्या है, लास्ट पोर्शन ऑफ द इंटेस्टिन है, स्मॉल इंटेस्टिन है, तो कहाँ ओपन होगा, ये लार्ज इंटेस्टिन में ही होगा ना। पहले स्टोमक आया, ठीक है, पहले स्टोमक आया, उसके बाद जो है स्मॉल इंटेस्टिन आया। तो स्मॉल इंटेस्टिन का लास्ट पार्ट क्या है, इलियम है, हाईली क्वाइल्ड पार्ट है ये, और उसके बाद जो है लार्ज इंटेस्टिन आएगा। तो लार्ज इंटेस्टिन का जो है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इससे कनेक्ट होगा, कहाँ, इलियम से, ठीक है ना। द स्मॉल इंटेस्टिन इज हाईली क्वाइल्ड एंड इज अबाउट 5 मीटर्स लॉन्ग। तो अब बताओ, 5 मीटर्स लॉन्ग होने के बावजूद भी इसको स्मॉल इंटेस्टिन कहते हैं, है ना, मजे की बात। तो ये स्मॉल नहीं है, ये 5 मीटर लॉन्ग है, मगर इसका नाम स्मॉल है, ठीक है। इट रिसीव्स सिक्रीशंस फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियाज। तो इस स्मॉल इंटेस्टिन में जो सिक्रीशंस होते हैं लीवर से और पेनक्रियाज से, इसमें आकर के मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि जो है स्मॉल इंटेस्टिन में जो सिक्रेशन हो रहा है, तो अब तक जो हमने क्या पढ़ा, इंजेक्शन, फूड का इंजेक्शन हो गया, और जो स्टोमक में जो है ऑलमोस्ट जो फूड जो है डाइजेस्ट हो गया, जो बचा खुचा रहता है वो स्मॉल इंटेस्टिन में पूरा हो जाता है। तो हमारा जो है उसके बाद जो है क्या प्रोसेस है, अब जो फूड डाइजेस्ट हो गया, तो हम जिस पर्पज़ से फूड को खाए थे उस पर्पज़ को तो पूरा करना है भाई। तो उसके इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होने चाहिए। तो क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड पासेज इनटू द ब्लड वेसल्स
इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टिन। तो स्मॉल इंटेस्टिन की जो वॉल होती है उसमें जो प्रोसेस्ड फूड जो होता है, डाइजेस्टेड फूड होता है, वो क्या होता है, जो ब्लड वेजल्स लगी रहती हैं उसकी लाइनिंग में, स्मॉल इंटेस्टिन की सॉरी इनर लाइनिंग में जो ब्लड वेजल्स हैं उसमें जो है क्या होता है, वो प्रोसेस्ड डाइजेस्टेड फूड है, उसका जो है जूस के फॉर्म में क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, नाउ द वी विल स्टडी अबाउट द small intestine in detail. The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths. पहली बात तो जो स्मॉल इंटेस्टिन होती है पूरी हाईली क्वाइल्ड होती है, 5 मीटर लॉन्ग होती है। और ये बताइए जो है इतना क्वाइलिंग की क्या ज़रूरत है, आप लोगों ने कभी सोचा होगा? भाई फूड को डाइजेस्ट होने में 4-5 आवर्स लगते हैं, तो उतना वक्त के लिए तो फूड जब अब तुरंत छोटी रहेगी, लंबी नहीं रहेगी, तो क्या होगा, फूड को वक्त नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा पूरा डाइजेस्ट होने के लिए। तो क्या होता है, उसी में गोल 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 घूमता रहता है फूड, और इट गेट्स इनफ टाइम टू गेट डाइजेस्टेड। पूरा इसको पर्याप्त टाइम मिल जाता है डाइजेस्ट होने के लिए, समझ रहे हैं? तो इसका ये फ़ायदा है कि जो है फूड को पूरा प्रॉपर टाइम मिल जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। तो लेकिन और भी इसमें जो स्मॉल इंटेस्टिन में और भी जो स्ट्रक्चर हैं जो फूड को पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। जैसे उसको क्या कहते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, आउटग्रोथ होता है, जिसको विली कहते हैं। बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को विली कहेंगे और सिंगुलर को विलस कहेंगे। ठीक है, द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। तो इसका क्या बेनिफिट है भाई, ये जो नेचर ने विली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो दिया है, इसका क्या बेनिफिट है? इससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब कोई चीज़ का जो है एक स्टेट ले लेंगे और उसको थोड़ा सा स्प्रिंग लाइक बना देंगे, फिंगर लाइक बना देंगे, गोल गोल उसमें घूमेगा, तो क्या होगा, सरफेस एरिया उसका बढ़ जाएगा। तो सरफेस एरिया बढ़ने से जो है एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया ज़्यादा बढ़ जाता है, तो बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, फास्टली एब्जॉर्ब हो जाता है। सो विलीज आर सप्लाइड विद ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ। तो इसमें कैपिलरीज का नेटवर्क होता है और लार्ज लिम्फ होता है। और लिम्फ क्या है, ए कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग वाइट ब्लड सेल्स। सो जैसे रेड ब्लड सेल होता है वैसे वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, तो वो कलरलेस होता है, तो वह उसी को लिम्फ बोलते हैं, जो बॉडी को प्रोटेक्शन में काम आता है, WC। तो इसमें दोनों ही होते हैं, विली के अंदर क्या होता है, कैपिलरीज का नेटवर्क होता है और लिम्फ रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लैक्टियल बोलते हैं, लैक्टियल बोलते हैं इसको। तो देखिए आपने ये विली देखा, विली जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। और इसमें जो है इस विली में क्या सप्लाइड है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ। तो लैक्टियल है ये, लैक्टियल को किसको कहते हैं, ये जो है लिम्फ है, और नेटवर्क ऑफ, ये नेटवर्क है कैपिलरीज, ये जो मैरून कलर से है ये क्या है, कैपिलरीज है, और साथ में जो ये येलोइश कलर है ये क्या है, लैक्टियल है। ठीक है, तो लैक्टियल इज नथिंग बट द लार्ज लिम्फ, WBC, कलरलेस फ्लूइड कंटेंट, लार्ज लिम्फ होता है जिसमें WBC होते हैं। तो आप समझिए कि विली जो है इसमें विली में लैक्टियल होता है, कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, जो कि साथ के साथ चलती हैं। तो द अब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेजल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जो अब हम फूड लिए, इंजेस्ट किए, डाइजेस्ट किए और एब्जॉर्ब भी हो गया, तो अब एब्जॉर्ब हो गया ब्लड वेजल्स के थ्रू, जो है स्मॉल इंटेस्टिन के डिफरेंट पार्ट्स में जो है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गया, तो अब उस न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन होगा, तो उसको डिफरेंट हमारे बॉडी के पार्ट्स में उसको पहुंचाने हैं। ठीक है, different organs of the body where they are used to build complex substances such as the proteins required by the body। तो वहाँ पर जो है जहाँ उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ उसका प्रोटीन फॉर्मेशन होगा। दिस इज कॉल्ड एजिमिलेशन। तो अब्जॉर्ब सब्सटेंसेज को ट्रांसपोर्ट करना है, कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, ब्लड वेजल्स के थ्रू आया जो है अब्जॉर्ब सब्सटेंसेज को ट्रांसपोर्ट कर देंगे डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। भाई हमारे जैसे लीवर को जाना है, किडनी को जाना है, हार्ट को जाना है, अलग अलग ऑर्गन्स है, आइज़ को जाना है, ईयर को जाना है, ठीक।
ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑर्गन को जाना है, तो वो इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, एजिमुलेशन कहते हैं। Now in the cells, glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water, energy is released. तो ग्लूकोज आपने जो है फोटोसिंथेसिस भी पढ़ा होगा, उसमें भी यही होता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, भोजन बनता है और यहाँ भोजन टूट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन करता है विद हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है। तो हम जो फूड खाए थे, फूड इंटेक किए थे, उसका इंजेक्शन हुआ, डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, उसके बाद जो है एजिमुलेशन हुआ, मतलब जो हमारा न्यूट्रिएंट था वो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। अब सेल्स तक पहुंच गया हमारा न्यूट्रिएंट्स, तो मान लीजिए ग्लूकोज फॉर्म में ही पहुंचा है, तो अब ग्लूकोज क्या करेगा, हम लोग जो एयर ब्रीथ करते हैं उसमें ऑक्सीजन रिच होता है एयर, वो ऑक्सीजन के हेल्प से ग्लूकोज विल ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉलर पार्ट, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी जो है रिलीज होगी, हमें एनर्जी ही तो चाहिए, वाटर भी हमारा जो है, जो हम जो है एयर को एक्सेल करते हैं उसमें फिर वाटर वेपर के फॉर्म में निकल जाता है। बच्चों, ऐसा नहीं है कि जो पूरा का पूरा जो हम फूड खाते हैं वो पूरा जो है डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया और एजिमुलेट हो गया। कुछ पोर्शन जो रहता है वो अनडाइजेस्टेड रहता है, ठीक है, और अनअब्जॉर्ब रहता है। तो क्या होता है, सो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब फूड गेट्स इंटर्ड इनटू द लार्ज इंटेस्टिन, वो लार्ज इंटेस्टिन में आगे प्रोसेस हो जाता है, आगे चला जाता है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टिन क्या है भाई, लार्ज इंटेस्टिन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टिन। तो लार्ज इंटेस्टिन जो है स्मॉल इंटेस्टिन से वाइडर होती है और छोटी होती है, ठीक है। इट इज अबाउट ओनली 1.5 मीटर इन लेंथ, while स्मॉल इंटेस्टिन इज 5 मीटर लॉन्ग इन लेंथ, राइट। तो ये जो है एटलीस्ट 1/3 ऑफ द स्मॉल इंटेस्टिन होती है लार्ज इंटेस्टिन, ठीक है। लेकिन लार्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वाइडर होती है, इसलिए लार्ज इंटेस्टिन बोलते हैं। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो लार्ज इंटेस्टिन में ये जो अनअब्जॉर्ब्ड अनडाइजेस्टेड जो फूड जाता है, उस जाने के बाद उसमें से जो कुछ भी एब्जॉर्ब किया जा सकता है, जो कुछ भी यूटिलाइज किया जा सकता है, वो होता है लार्ज इंटेस्टिन में। तो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और सम सॉल्ट्स जो बचा रहता है अनडाइजेस्टेड फूड में वो एब्जॉर्ब हो जाता है लार्ज इंटेस्टिन। तो आपको एक बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि जो है वाटर इनटेक करना सफिशिएंट अमाउंट में और फाइब्रस फूड लेना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। जब आप देखिए, आप समझ रहे हैं कि जो अनडाइजेस्टेड एंड अनयूटिलाइज्ड अनएब्जॉर्ब्ड जो फूड है वो लार्ज इंटेस्टिन में जाता है, तो अब वो जो उसके बाद जो है आपको एग्जिट होगा, तो आप सफिशिएंट मात्रा में वाटर इंटेक करेंगे, वो जा कर के यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। उसके बाद जो फाइब्रस जो आइटम आप खाते हैं, फूड खाते हैं, वो जो है अनएब्जॉर्ब्ड अनडाइजेस्टेड फूड के रूप में लार्ज इंटेस्टिन में चला जाता है, दैट कम्स आउट एज ए इन द फॉर्म ऑफ द स्टूल्स, ठीक है। तो उसको जो है आप अच्छा तरीके से आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आपको फाइब्रस फूड लेना चाहिए ताकि इजीली जो है वो पास आउट हो जाए अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब्ड फूड। So it is always recommended to eat healthy and fibrous food items and take a sufficient amount of water, ठीक है। So the remaining waste passes into the rectum and remains there as a semi solid feces, ठीक है। जो स्टूल होता है यहाँ पर आपका जो है फीसेज जो होता है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में यहीं पड़ा रहता है, ठीक है। रेक्टम द फीकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो उसके बाद जो है वो इकट्ठा होता रहता है, फिर जो है उसका जो स्टोरेज कैपेसिटी जो है ऑप्टिमम पहुंच जाती है, तो फिर उसको इजेक्ट किया जाता है, उसके बाद रिमूव कर दिया जाता है एज ए फॉर्म ऑफ स्टूल,
सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेक्शन। तो इजेक्शन हो गया। तो हमने कौन कौन से प्रोसेस अब तक समझा? इंजेक्शन, टेकिंग फूड इनटू आवर माउथ। सेकेंड, डाइजेशन ऑफ द, डाइजेशन तो हमारे माउथ से, ओरल कैविटी से ही शुरू हो जाता है और अप टू स्टोमक चलता है। उसके बाद जो है सम पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टिन में एब्जॉर्ब होता, डाइजेस्ट होता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन जो है स्मॉल इंटेस्टिन में होता है। एजिमुलेशन होता है, जब एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे न्यूट्रिएंट्स, तो उसके बाद जो है डिफरेंट पार्ट, बॉडी पार्ट्स को, ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट कर दे जाते हैं, उसको एजिमुलेशन बोलते हैं। और जो बचा खुचा जो आइटम रहता है, जो अनएब्जॉर्ब जो है, अनडाइजेस्टेड रहता है, वो क्या होता है, लार्ज इंटेस्टिन में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। लार्ज इंटेस्टिन में आने के बाद उसमें से सॉल्ट्स और वाटर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो रिमेनिंग वेस्ट पासेज इनटू द रेक्टम। तो रेक्टम को लास्ट जो पोर्शन जो होता है, देखिए आपको दिखाते हैं रेक्टम क्या है। देखिए ये हमारा शुरू में हम दिखाए थे डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा, आपको देखिए ये हमारा रेक्टम पोर्शन है, ठीक है ना, ये हमारा रेक्टम पोर्शन है ये। तो यहाँ पर ये जो है अनडाइजेस्टेड, अनएब्जॉर्ब्ड जो है पड़ा रहता है फीकल फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पड़ा रहता है। उसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी, मान लीजिए इसका भी तो एक स्टोरेज कैपेसिटी होगा ना, तो बढ़ गया, फुल हो गया, तो उसके बाद उसको पास आउट एज ए फॉर्म ऑफ द स्टूल्स कर देते हैं, एनस के थ्रू यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो हमने शुरू में बताया कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनल कहाँ से है, स्टार्टिंग माउथ टू एनस से, यहाँ तक पूरा प्रोसेस जो होता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये जो है समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ अब आगे चलते हैं, लार्ज इंटेस्टिन का कुछ पोर्शन करते हैं। लार्ज इंटेस्टिन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, सीकम, कोलन एंड रेक्टम, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टिन के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। सीकम में क्या होता है? सीकम इज ए स्मॉल ब्लाइंड सैक विच होस्ट्स सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिम्बायोटिक क्या होते हैं भाई? जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए हेल्पफुल हों, हमारे लिए बेनिफिशियल भी हों, और बैक्टीरिया जैसे गट्स बैक्टीरिया हैं, तो ये हम बैक्टीरिया होने के बावजूद भी हमारे भोजन के लिए पचाने में बहुत मदद करते हैं, बहुत आवश्यक भूमिका निभाते हैं, इसलिए इनको सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ए नायरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन द वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स विच इज ए वेस्टिजियल ऑर्गेन एराइजेज फ्रॉम द सीकम, जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं। ये अपेंडिक्स होता है, जो क्या होता है यहाँ इस सीकम से निकलता है। पहले इसका इस्तेमाल होता था जब हमारे पूर्वज जो है ज़्यादा सेलुलोज यूज करते थे, प्लांट्स खाते थे, तो उनको डाइजेशन में हेल्प करने के लिए अपेंडिक्स जो है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है अपना रोल प्ले करता था। लेकिन अब हम तो एडवांस हो गए, ह्यूमन बींग जो है एडवांस हो गए हमारे एंसेस्टर से, तो इसका अब इस्तेमाल नहीं होता है। हम सेलुलोज ज़्यादा मात्रा में पत्तियाँ तो खाते नहीं है, अब कुकड फूड खाते हैं, तो इसका इस्तेमाल नहीं होता। तो इसे एज ए अपेंडिक्स जो है पड़ा हुआ है हमारे बॉडी में। तो इट इज ए व्हाट इज अपेंडिक्स? इट इज ए स्मॉल रेमिनेंट पार्ट है, ठीक है, बचा हुआ पार्ट है ऑफ समथिंग दैट वाज वंस मोर नोटिसेबल। मतलब अपेंडिक्स वो होता है जो पहले बहुत ही आवश्यक था, लेकिन अब अनावश्यक है, ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको अपेंडिक्स कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। तो ये कहाँ से निकलता है? सीकम से निकलता है। सीकम क्या है? जो है पूरा लार्ज इंटेस्टिन का फर्स्ट पार्ट है, जिसके 3 पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टिन के, सीकम, कोलन एंड रेक्टम, ठीक है। तो सीकम ओपन्स इनटू द कोलन, सो सीकम जो है कोलन में जाता है। कोलन इज डिवाइडेड फर्दर इनटू 3 पार्ट्स, एन असेंडिंग पार्ट, ए ट्रांसवर्स पार्ट, ए डिसेंडिंग पार्ट एंड ए सिग्मोइड कॉलम, ठीक है। तो सिग्मोइड कॉलम जो है, तो आपको फिर से हम उसी फिगर पर ले चलते हैं, असेंडिंग, ट्रावर्स एंड डिसेंडिंग पार्ट्स। तो चलिए चलते हैं फिर से उस पार्ट पे, और आपको हम दिखाते हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए आपका जो है, हमारा जो है ये लार्ज इंटेस्टिन है, और यहीं जो है ये देखिए पोर्शन, ये क्या है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। यहीं कहाँ ये होता है? जहाँ सीकम जो है स्टार्ट होता है लार्ज इंटेस्टिन का, वहीं से ये जो कनेक्शन है इसका स्मॉल इंटेस्टिन का, ठीक है। तो यहीं पर ये अपेंडिक्स होता है। उसके बाद जो है असेंडिंग पार्ट ऑफ दी कॉलन, ये है ना कॉलन, तो ये सीकम के बाद ये कॉलन असेंडिंग पार्ट हो गया। उसके बाद ट्रांसवर्स हो गया, और उसके बाद डिसेंडिंग कॉलन हो गया, ये डिसेंडिंग कॉलन हो गया,
ठीक है। उसके बाद जो है हमारा क्या है, सेकेंड पार्ट जो सिग्मॉइड कॉलन, ये वाला, इसको सिग्मॉइड कॉलन बोलते हैं। लास्ट में हमारा रेक्टम है, ठीक है। अब उम्मीद है कि आप लोग को अब समझ में आ गया होगा, है ना, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो कोई डाउट्स होने से हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, हमें अच्छा लगेगा बताने में। और और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक सब्सक्राइब कर लीजिए। साई एकेडमी क्लास 11th एंड 12th बायोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, और ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो डिसेंडिंग पार्ट होता है कहाँ खुलता है, रेक्टम में खुलता है। रेक्टम दिखाया, जो एनस से ऊपर का पोर्शन है, विच ओपन्स आउट थ्रू द एनस, तो एनस खुल जाता है, ठीक है। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी आकर्स इन द लार्ज इंटेस्टिन। तो लार्ज इंटेस्टिन में कोई डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती है, वहाँ तो जस्ट वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ सॉल्ट एब्जॉर्ब होता है। मेन जो है डाइजेशन कहाँ से होता है, इंजेक्शन टू स्मॉल इंटेस्टिन तक, ठीक है। उसी में जो है आपका इंजेक्शन हो गया, उसकी में जो है डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एजिमिलेशन हो गया, ठीक है ना। द फंक्शंस ऑफ द लार्ज इंटेस्टिन आर, क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स, secretion of mucus which helps in adhering the waste undigested particles together and lubricating it for any easy passage। मैंने बताया ना, जो हमारा जो लार्ज इंटेस्टीन में जो हमारा अनवांटेड वेस्टेज जो पोर्शन होता है फूड का, वो पड़ा रहता है, तो उसको पास आउट होने के लिए क्या लुब्रिकेशन चाहिए। म्यूकस जो है रिलीज होता है इसमें, जिसको जो है वो क्या है, म्यूकस किस काम आता है, सारे जो अनवांटेड वेस्ट मटेरियल है, उनको पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, उनको जो एक साथ पैक करके एक साथ मिला कर रखने में, और जो है ठीक है, उसको बोलते हैं आधरिंग, मतलब चिपका कर रखता है उनको, ठीक है। उसके बाद ये लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करता है म्यूकस। तो अब लुब्रिकेशन जो है, देखिए किसी किसी को डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, आप लोगों ने सुना होगा। तो कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, क्योंकि आप जो है सफिशिएंट मात्रा में वाटर इंटेक नहीं करते हैं, फाइब्रस फूड नहीं खाते हैं, और ऑयली और स्पाइसी आइटम्स खाते हैं, इसी वजह से जो है कॉन्स्टिपेशन होता है। तो आप जो है यदि इस हैबिट को चेंज करते हैं तो आपका कॉन्स्टिपेशन ऑटोमेटिकली दूर हो जाता है, ठीक है ना। तो आप सफिशिएंट वाटर इंटेक कीजिए, फाइब्रस फूड खाइए, हेल्दी फूड खाइए, और ऑयली और छना भुना चीज़ें कम खाइए, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे आप घी खाते हैं, घी में तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, वो नुकसान कर सकता है। लेकिन यदि आप जो देसी घी होता है उसको यदि डायरेक्ट जो है अनकुक्ड खाते हैं, जैसे चपाती के साथ, जो है पल्स के साथ, या जो भी, तो वो अलग चीज़ है, उसमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। लेकिन आप उसी चीज़ से, उसी ऑयल में, उसी घी में दूसरी तल के खाते हैं, तो वो कॉन्स्टिपेशन कारण बनता है। तो मैंने जस्ट एक छोटा सा सजेशन दिया है कि आपको हेल्दी रहना है तो आप जो है ऐसी आदतों को अपना सकते हैं, जिससे कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है लार्ज इंटेस्टिन जो है बहुत अच्छा रोल प्ले करता है इस मामले में, इसलिए इसका हमें टेक केयर करना चाहिए, और जो मैंने बातें बताई उसका ध्यान रखना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं आगे। द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेज कॉल्ड फीकस इंटर्स इनटू द सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टिन। तो जैसे आपने देखा पहला पोर्शन क्या था, जो है वहाँ से आपका जो है कॉलन शुरू हुआ, असेंडिंग कॉलन, ट्रावर्स कॉलन, ठीक है, और जो है डिसेंडिंग कॉलन, उसके बाद सिग्मॉइड कॉलन, उसके बाद हमारा रेक्टम आया, ठीक है। उसके बाद रेक्टम ओपन्स इनटू द एनस, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया। तो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेज कॉल्ड फीकस इंटर्स इनटू द सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टिन थ्रू द इलियोसिकल वाल्व, ठीक है। तो यहाँ वाल्व होता है जिसको इलियोसिकल वाल्व कहते हैं, यहाँ ही इंटर करता है हमारा अनवांटेड अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस, ठीक है, सीकम में, विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द फीकल मैटर। तो देखिए ये वाल्व का क्या, जैसे आप साइकिल में वाल्व होती है, टायर्स में वाल्व, जो व्हीकल में ट्यूब में वाल्व होती है, उसका क्या काम होता है, इंटरिंग, अलाउइंग द इंटरिंग ऑफ द एयर, लेकिन वापस नहीं आ सकता है, वही तो वाल्व होता है। हमारे शरीर में भी जगह जगह वाल्व है, हार्ट में भी वाल्व है, आपने सुना होगा, पढ़ेंगे हम लोग यदि हार्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो। और यहाँ पर भी ये इलियोसिकल वाल्व जो होता है वही काम करता है। भाई हमारा फूड
सीधे जो है टॉप टू बॉटम जा रहा है, तो अब उसको वापस क्यों आना है? वो तो डाइजेस्ट हो गया, अनवांटेड जो बचा वो तो लार्ज इंटेस्टिन के थ्रू जो है उसको पास आउट हो जाना है, बाहर निकल जाना है। तो यदि वाल ना हो तो वापस जाएगा तो आपको बीमारियों का प्रॉब्लम करेगा, बीमारियां होंगी। इसलिए ये वाल जो है सेफ्टी वाल की तरह काम करता है, इलियोसिकल वाल। इसको याद रखिएगा कि यही वाल का क्या रोल है, टू stop the backward movement of the unwanted, undigested, unabsorbed food item that is called feces कहते हैं इसको, ठीक है। which prevents the backflow of the fecal matter, ठीक है ना। इट इज टेम्पोरली स्टोर्ड इन द रेक्टम टिल डेफिकेशन। जब तक रहता है, जब आप जो है मोशन के लिए नहीं जाते हैं टॉयलेट्स या डेफिकेशन नहीं करते हैं, तब तक ये पड़ा रहता है। लेकिन अब इसका भी लिमिटेशन है, स्टोरेज फुल होने पर आपको जाना ही पड़ता है, नेचर कॉल आती है, ठीक है। नाउ नोट अपेंडिक्स का क्या है। अपेंडिक्स वाज हेल्पफुल इन डाइजेस्टिंग रफेज, जैसे कि फाइब्रस इनडाइजेस्टेबल मटेरियल इन वेजिटेबल फूड स्टफ विच एड्स द पासेज ऑफ फूड एंड वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू द गट, ठीक है। तो पहले हुआ करते थे एंसेस्टर के जब हमारे थे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो व्हेन मैन यूज्ड टू ईट रूट्स लीव्स एटसेट्रा, इट वाज एसेंशियल, बट नाउ इट हैज लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस। मैंने बताया इसको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट्री कैनल का लेयर्स के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अभी एलिमेंट्री कैनल तो पूरा पढ़ लिया भाई, उसके बाद जो है ग्लैंड्स बची है। तो एलिमेंट्री कैनल्स में जो हमने पूरा उसका पैसेज पढ़ा, लेकिन उसके लेयर्स क्या क्या हैं भाई, उसको भी थिकनेस है ना, ट्रांसवर्स सेक्शन पढ़ेंगे इसका। तो देखिए चलते हैं कितना इंटरेस्टिंग है ये। पहले आप देख लीजिए, पिक्चर देख लीजिए जो है हमारा एलिमेंट्री कैनल का लेयर्स का। ये सर्कुलर बनाया हुआ है, एग्जैक्टली सर्कुलर तो होता नहीं है, फिर भी बनाया है फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। तो आप देखिए सबसे आउटर लेयर को सिरोसा बोल रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद वाला जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं, मस्कुलारिस, ठीक है। उसके बाद इनर लेयर जो है सब म्यूकोसा बोलते हैं, उसके बाद जो है म्यूकोसा है। अब देख लीजिए इनर वाले लेयर को ल्यूमेन कहते हैं। इसी में तो हमारा फूड जो है पास होता है, अंदर जाता है, ठीक है, टॉप टू बॉटम। तो ल्यूमेन में ही रहता है फूड। और ये सब अलग अलग जो है लेयर्स हैं, इनका अलग अलग रोल है। चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। सो द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनल फ्रॉम इसोफेगस टू रेक्टम passes 4 layers. The wall of alimentary canal from esophagus to rectum possesses 4 layers. कौन से? सिरोसा, मस्कुलारिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। मैंने फिगर में दिखाया, देखा आउटर लेयर जो है सिरोसा है, उसके बाद मस्कुलारिस है, सब म्यूकोसा है एंड म्यूकोसा है, ठीक है। तो सिरोसा का क्या रोल है? इट इज द आउटर मस्ट लेयर, इट इज द आउटर मस्ट लेयर एंड इज मेड अप ऑफ ए थीन मेसोथेलियम विद सम कनेक्टिव टिश्यूज। तो आउटर मस्ट लेयर है हमारा एलिमेंट्री कैनल का, जिसका नाम है सिरोसा। और ये क्या चीज का बना होता है? थीन मेसोथेलियम। यही पूछेगा कि सिरोसा इज मेड अप ऑफ व्हाट, तो थीन मेसोथेलियम। ये एक तरह से क्या है? एपिथेलियम ऑफ वैसरल आर्गन, ठीक है। वैसरल आर्गन का एपिथेलियम होता है और इसके साथ जो है कुछ कनेक्टिव टिश्यूज जुड़े होते हैं। मस्कुलारिस क्या है? मस्कुलारिस इज सेकेंड लेयर फ्रॉम आउटर टू इनसाइड। मस्कुलारिस इज फाउंड बाय स्मूथ मसल्स। तो ये मस्कुलारिस देखिए नाम ही सजेस्ट कर रहा है, क्या नाम सजेस्ट करता है? मस्कुलर से मस्कुलारिस बना है, तो मतलब मसल इसमें होना कंपलसरी है। तो स्मूथ मसल्स का बना होता है, फाउंड बाय स्मूथ मसल्स usually arranged into an inner circular and outer longitudinal layer। तो इस तरह से अरेंज होता है, इनर सर्कुलर और इन आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर में। एंड ऑब्लिक मसल्स लेयर में भी प्रेजेंट इन सम रीजन। तो भाई इनर सर्कुलर रहेंगे और आउटर लॉन्गिट्यूडनल रहेंगे, तो ये तो है, लेकिन कभी कभी ऑब्लिक शेप में भी मिलता है, ठीक है। तो सब म्यूकोसल लेयर क्या है? इट इज फाउंड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज। तो देखिए आपका जो लेयर आउटर लेयर था सिरोसा, उसमें भी कनेक्टिव टिश्यू है और सब म्यूकोसल में भी कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन मस्कुलारिस में ओनली मस्कुलर टिश्यूज है, मसल्स है। तो यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू किस में है? सिरोसा में है, सब म्यूकोसल लेयर में है। इसमें नर्व्स होती हैं, ब्लड होते हैं, लिम्फ वेजल्स होती हैं। इन डियोडेनम, अब ये कहाँ पार्ट्स होते हैं? डियोडेनम में ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सम म्यूकोसा। तो आपने एलिमेंट्री कैनल के अपने
स्मॉल इंटेस्टिन के तो पार्ट पर डेडुनम, जेजुनम है ना, इलियम, ये सब पढ़ा था। तो जो है डेडुनम क्या है, स्टार्टिंग पार्ट है। तो इन डेडुनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा। तो डेडुनम पोर्शन में जो है सब म्यूकोसा में ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं, यहाँ ये मतलब हुआ। द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमेन, तो सबसे अंदर वाला मैंने लेयर दिखाया, देखिए ये वाला, इसको ल्यूमेन कहते हैं। तो इसका जो है लेयर लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनल इज द म्यूकोसा, ठीक है। तो इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमेन, तो ल्यूमेन तो अंदर है, लेकिन इसको लाइनिंग जो कह रहा है उसी को क्या कह रहा है, म्यूकोसा बोलते हैं। ये इनर मोस्ट लेयर क्या है, ल्यूमेन है, इसको लाइनिंग कौन कर रहा है, म्यूकोसा कर रहा है, ठीक है, ये हुआ बात। सो दिस लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स, जिसको क्या बोलते हैं, रग्गी। सो इसको रग्गी बोलते हैं। दिस लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स दैट इज रग्गी इन द स्टोमक एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स कॉल्ड विली इन द स्मॉल इंटेस्टिन। हमने विली के बारे में डिटेल में पढ़ा था, ठीक है ना। म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गोबलेट सेल्स विच सीक्रेट म्यूकस दैट हेल्प इन लुब्रिकेशन, ठीक है। सो म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म्स ग्लैंड्स इन द स्टोमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाते, तो म्यूकोसा से ही गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी बनती हैं। और म्यूकोसा जो है सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है इंटेस्टिन का, जिसमें से फूड पास होता है, उसको जो है ल्यूमेन कहते हैं। और उसको लाइनिंग कौन देता है, म्यूकोसा। म्यूकोसा में ही ग्लैंड होती हैं, तभी ग्लैंड से जो है जूसेस सीक्रेट होती हैं, हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक जूसेस बनाती हैं। तो आप देखिए सबसे ल्यूमेन के सबसे क्लोजेस्ट जो लेयर है वो क्या है, म्यूकोसा है, जिसमें ग्लैंड्स फॉर्मेशन के भी कैपेसिटी है, फीचर्स हैं। उसके ऊपर आउटर साइड में जाते हैं तो ल्यूमेन है अंदर सबसे इनर पोर्शन, उसके बाद म्यूकोसा है, उसके ऊपर सब म्यूकोसल लेयर है। सब म्यूकोसल जो है कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, उसके ऊपर जो है मस्कुलारिस होता है जो मसल से बना होता है, और सबसे आउटर में सिरोसा होता है। तो बच्चों हमने ये सब चैप्टर जो है डिस्कस किया, डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्प्शन पार्ट 16.1, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का, 16 चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। और हमने पूरी कोशिश की कि आपको अच्छे से समझाएं, आपको एक्सप्लेन करें। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि ये चैनल एकदम नया है आप लोगों के लिए, और इसलिए जो है आप लोग दूसरे दोस्तों को भी बताएंगे तो उनको भी बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो enjoy learning and stay blessed. Thank you.